गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का दूसरा पार्ट है फ्रिक्शन। तो आज हम बेटा फ्रिक्शन से शुरुआत करते हैं। फ्रिक्शन पढ़ेंगे बेटा आज हम। तो फ्रिक्शन आप पहले भी 9th क्लास में भी पढ़ चुके हो। When a body move or tends to move on the surface of another body, then a tangential force is applied on the surface of contact. That force is called as force of friction. सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, when a body move or tends to move on surface of another body, then tangential force acting between the surfaces called force of friction. And it acts always opposite to applied force. ये डेफिनेशन बताइएगा। मैंने ये कहा है कि जब कोई भी एक बॉडी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में आती है, मूव करती है या मूव करने की कोशिश करती है, तो उन दोनों सरफेस के बीच में एक टेंजेंशियल फोर्स लगता है। उस टेंजेंशियल फोर्स को हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, और वो फोर्स हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये कहा कि ये हमारे पास एक ब्लॉक है, ये किसी भी सरफेस पर रखा हुआ है, ये ब्लॉक है, ठीक है। ये हमारे पास दूसरा ब्लॉक है, ये भी किसी सरफेस पर रखा हुआ है, ठीक है। मैंने ये कहा कि इस सरफेस पर फोर्स राइट साइड लगाया गया, तो यहां जो ये जो कॉन्टेक्ट है ना, इस कॉन्टेक्ट पर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा, जिसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोला गया। ये हमारे पास क्या है? अप्लाइड फोर्स। ये हमारे पास क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये ध्यान से समझना कि ये हमेशा एक तो टेंजेंट पर लगेगा और अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन। आपने कहा इस ब्लॉक को हम इधर F फोर्स से पुल करते हैं, ये हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स, अप्लाइड फोर्स। तो ये सरफेस ऑफ कांटेक्ट है, इस सरफेस ऑफ कांटेक्ट पर अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। समझ आ गया होगा? तो ये आपने समझना है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में बेसिक देखा जाए तो दो थ्योरी हमारे पास आई। एक थी हमारे पास ऑर्डर थ्योरी और एक थी हमारे पास मॉडर्न। ये दोनों डिफरेंट थ्योरीज हैं। ओल्ड थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन में क्या कहा गया कि जब दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो उनकी जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन है वो एक दूसरे के अंदर इंटरलॉक हो जाती है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग जाता है। दैट इज, ये जो है ये कंप्रेशन है, मतलब जो नीचे की तरफ दबा हुआ पार्ट ये कंप्रेस है, जो ऊपर की तरफ उठा हुआ पार्ट है ये रेयरफेक्शन। समझ आ गया? ये दोनों एक दूसरे के अंदर इंटरलॉक हो जाते हैं। ये ओल्ड थ्योरी थी, बट मॉडर्न थ्योरी बिल्कुल डिफरेंट थी। उसने ये कहा कि काफी बार बहुत एकदम प्लेन सरफेस भी कांटेक्ट में आते हैं तो भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग जाता है। उस केस में क्या होगा? उसमें तो ये थ्योरी फेल हो जाएगी। उसमें ये कहा गया कि यहां फोर्स ऑफ कोहेजन एंड फोर्स ऑफ adhesion
ये दोनों के दोनों लगते हैं। अब इनके बारे में समझना है, फोर्स ऑफ कोहेजन क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स है और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तो उसको बोला जाता है फोर्स ऑफ कोहेजन। को का मतलब होता है सेम। फोर्स ऑफ एडहेजन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ आ गया? अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में लगा हुआ है तो उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ एडहेजन। तो ये कहता है कि फोर्स ऑफ कोहेजन एंड फोर्स ऑफ एडहेजन occurs बिटवीन टू सरफेस ऑफ कांटेक्ट इन द मॉडर्न थ्योरी ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट जैसे ही कांटेक्ट में आएंगे तो उन दोनों के बीच में जो, जैसे कि ये मार्कर है और मेरा हाथ है, इनके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है। जैसे मैंने यूं किया, अब नीचे की तरफ स्लिप हो जाना चाहिए था बट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा हुआ है अपवर्ड डायरेक्शन में। वो हम समझाएंगे कितना लगा हुआ है और कैसे लगा हुआ है। तो ये कहता है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा हुआ है ना, अब मार्कर के जो स्ट्रक्चर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं और मेरे हाथ के जो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं वो सारे के सारे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। ये मॉडर्न थ्योरी है और उसके अकॉर्डिंग ये कहता है कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ एडहेजन। मार्कर एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में रखे हुए, इनके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा हुआ है तो हम कहेंगे फोर्स ऑफ कोहेजन। मतलब सेम टाइप ऑफ के बीच में अट्रैक्शन लगा हुआ है, इसलिए ये अपोज कर रहे हैं, मोशन का अपोज कर रहे हैं। समझ आ गया? और दूसरी बात हम ये नहीं कहेंगे इट अपोज द मोशन, इट अपोज द रिलेटिव मोशन, इट अपोज द रिलेटिव मोशन। ये बात भी याद रखना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोज द रिलेटिव मोशन। मोशन का कभी भी अपोज नहीं करता, इट सपोर्ट द मोशन। ये बात याद रखना, क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम चल ही नहीं पाते, मोशन ही नहीं हो पाता। मेरी बात समझ गई कि नहीं? क्योंकि जब भी कहीं चलना होता है तो फोर्स लगाया जाता है। अब मेरे को आगे चलना है, मेरा पैर पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये स्लिप हो जाएगा, मैं चल ही नहीं पाऊंगा। मेरी बात समझ गई कि नहीं? तो एक बात ध्यान रखना कि ये मोशन का सपोर्ट करता है, अपोज नहीं करता है। समझ आ गया? और रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। रिलेटिव मोशन मतलब दोनों ही एक डायरेक्शन में चलना चाहे तो उसका अपोज करेगा, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे। पॉइंट क्लियर हुआ यहां तक? तो ये हमने आपको क्या बताया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। टाइप्स ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखिए, टाइप्स ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सबसे पहले टाइप स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकंड limiting friction, and third is kinetic friction। ये हमने आपको क्या बताया भाई, टाइप ऑफ फ्रिक्शन बताया। क्या बताया भाई, टाइप ऑफ फ्रिक्शन बताया। ये हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, मैं एक डेफिनेशन लिखूंगा और उसके बाद बची हुई डेफिनेशन आप खुद लिख लेना। स्टैटिक फ्रिक्शन को बेटा हम Fs से लिखेंगे, दैट फ्रिक्शन विच comes into play between the surface of
two bodies, that friction which comes into play between the surface of two bodies when one object या one body is rest on surface of another body. जब एक बॉडी, जैसे कि ये आपके पास एक ब्लॉक है, इसके ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है, ये सब रेस्ट में रखे हुए हैं, ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, ये एक दूसरे के रेस्ट में रखे हुए, एक दूसरे के सरफेस पर रखे हुए हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इन दोनों के बीच में भी जो लग रहा है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा हुआ है। और आपने मान लीजिए इनके कांटेक्ट के बीच में फोर्स भी लगा दिया, यहाँ फोर्स भी लगा दिया, और फिर ये मूव नहीं कर पा रहा है। जब तक ये मूव नहीं करेगा, जब तक ये रेस्ट में रहेगा, और इस सरफेस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। समझ आ गया? इसको बोलते हैं भैया स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको Fs से लिखा जाता है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है भैया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन होता है, ये बात याद रखें। एंड Fs इज इक्वल टू म्यू एस एन। ये तो हमारे पास क्या है? नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है। अब हमने क्या कहा? स्टैटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया, म्यू एस लिखा। म्यू एस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बताएंगे अब इसको बेटा? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दैट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस। सरफेस के नेचर अलग अलग होंगे, म्यू एस डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर है? अब दूसरा मैं आपको बता रहा हूं लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसको हम Fl से लिखते हैं, और इसको Fs मैक्सिमम भी बोला जाता है, एक ही बात है। अब हम लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं बेटा, तो इसकी जो डेफिनेशन है क्या होगी? दैट फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले between two bodies when one body is, यहां पर क्या कहेंगे? रेस्ट की जगह पर कहेंगे जस्ट स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, या जस्ट मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। यहां लिख देते हैं इसकी डेफिनेशन को। दैट फ्रिक्शन which comes into play between the surfaces of two bodies when one body just slide over surface of another body। ये बात है। अब यहां पर किसको अपने हाईलाइट करना है? जस्ट स्लाइड ओवर सरफेस, मतलब आप फोर्स लगाते जा रहे हो, फोर्स लगाते जा रहे हो, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोज करता हुआ चला जाता है। इसलिए हम इसको पता है क्या कहते हैं? इट इज वेरिएबल। ये वेरिएबल होता है, चेंज होता रहता है। समझ आ गया? ये पॉइंट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज वेरिएबल, ये कभी भी फिक्स नहीं होता किसी भी दो सरफेस के बीच में, ये बार बार बदल जाता है। म्यू एस बार बार चेंज होता रहता है, क्योंकि आप जब फोर्स लगाते हो तो ये बदल जाएगा। समझ आ गया? तो ये कहता है कि जो एफ एस, ये जो जस्ट स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, तो उसके लिए क्या होगा? हम उसको कहते हैं बेटा एफ एस मैक्सिमम,
विच इज इक्वल टू म्यू एल इंटू एन, और म्यू एस मैक्सिमम इंटू एन, ये भी आप कह सकते हैं। म्यू एस मैक्सिमम का मतलब है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। समझ आ गया? क्या कहेंगे हम इसको? कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। क्लियर है भाई? अब यहां मैं आपको बता देता हूं, काफी बार जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें म्यू एस गिवन मिलेगा, वो म्यू एस लिमिटिंग फ्रिक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो म्यू एस है उसकी वैल्यू 0 से और म्यू एस जो लिमिटिंग वैल्यू होती है उसके बीच में लाई जाती है, वो चेंज होती रहती है। समझ आ गया? वो हम आगे न्यूमेरिकल करेंगे, उसमें आपको बताएंगे। अब लास्ट आता है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन के अंदर मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले काइनेटिक फ्रिक्शन को तो हम म्यू के से लिखेंगे, ये सॉरी एफ के से लिखेंगे, और उसके बाद इस डेफिनेशन में कहेंगे दैट force of friction which comes into play between two surfaces of two bodies when one body is just one body moves on surface of another body। रेस्ट की जगह पर क्या बोल दिया जाएगा? moves, क्योंकि काइनेटिक का मतलब क्या होता है? मोशन होता है। समझ आ गया होगा? और इसकी डेफिनेशन में भी हम उसी तरह से लिखेंगे। इसका स्नैप ले लीजिए। अब उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन को डिफाइन करना है तो इसको भी हम ऐसे ही डिफाइन करेंगे। क्या कहेंगे भाई? काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन एंड एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। म्यू के क्या कहेंगे? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या कहेंगे भाई इसको? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ आया होगा? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर है भाई? अब मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ये जो फॉर्मूले लिख रहे हैं, और मैं आपको यहाँ एक बात और बता देता हूं, म्यू के इज ऑलवेज लेस देन म्यू एल। इसलिए हम ये भी कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन कोफिशिएंट, ये फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये बात हमेशा याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। समझ आ गया होगा? क्योंकि जब आप लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करते हो तो जब बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है उस समय मैक्सिमम फ्रिक्शन लगता है, और जब बॉडी कंटिन्यू मोशन में आ जाती है उस समय फोर्स की वैल्यू कम लगती है। समझ आ गया? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे मैं आपको समझाता हूं। मैंने कहा एक एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, ये ऑब्जेक्ट है, मास 1 किलोग्राम में लिख रहा हूं। 1 किलो का कोई भी एक ब्लॉक है, ठीक है? ये इस सरफेस पर रखा हुआ है। अगर इस सरफेस के लिए देखा जाए तो मैं ये कह रहा हूं कि इस सरफेस का जो म्यू एस है तो उसकी वैल्यू 0.5 है और म्यू के की वैल्यू 0.4 है। ये गिवन है, ये इस ब्लॉक के लिए दिया हुआ है, और ग्रेविटी को आपने लेना है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है? अब ये कहता है कि ड्रा द ग्राफ बिटवीन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड अप्लाइड फोर्स। क्लियर? आपने यहां एक एक्सप्लेनेशन देनी है। आप क्या कहोगे बेटा? नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर अपवर्ड, वेट परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, कितना हो गया बेटा? 10 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन कितनी हो गई? हम क्या कहेंगे बेटा? ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं तो नॉर्मल रिएक्शन को क्या कह दिया जाए? 10 न्यूटन कह दिया जाए। भाई 1 मल्टीप्लाई बाई 10 mg करेंगे तो मास मल्टीप्लाई बाई ग्रेविटी 10 न्यूटन हो गया कि नहीं हो गया? अब आगे देखिए, मैं ये कह रहा हूं बेटा, अब ये कहता है कि आपने फोर्स लगाना शुरू किया F, ये क्या है? अप्लाइड फोर्स। ये क्या है? अप्लाइड फोर्स।
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा बेटा? अपोजिट डायरेक्शन में। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अगर हम यहां पर कोफिशिएंट ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना चाहते हैं एफ एस, तो क्या लिखा जाएगा बेटा? म्यू एस मल्टीप्लाई बाई एन। और काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना चाहते हैं तो क्या लिखोगे? म्यू के मल्टीप्लाई बाई एन। मेरी बात समझ गए? अब यहां ध्यान से समझना है आपने क्या कहा? म्यू एस की वैल्यू कितनी है बेटा? 0.5 मल्टीप्लाई बाई नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया? 5 न्यूटन। म्यू के की वैल्यू कितनी गिवन है भाई? 0.4 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 4 न्यूटन। अब ये कहता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है जब तक तो लगता है 5 न्यूटन फोर्स, और जब वो काइनेटिक में आ जाता है तो लगता है 4 न्यूटन फोर्स। अब समझना है क्या? मैं एक चार्ट बनाता हूं। मैंने क्या कहा? समझ आएगा आप सभी को। मैं यहाँ टेबल बना रहा हूं, ये समझ नहीं है आपने टेबल, ठीक है? यहाँ अप्लाइड फोर्स है, यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, यहाँ F माइनस एफ है, यहाँ एक्सेलरेशन है जिसकी वैल्यू होगी F माइनस एफ अपॉन एम, नेट फोर्स अपॉन मास। बस यही बता रहा हूं और ज्यादा नहीं बताएंगे, ठीक है? सबसे पहले मैंने कहा सीरियल नंबर फर्स्ट, फोर्स अप्लाइड 0 न्यूटन। आपने यहां 0 न्यूटन फोर्स लगाया, बैकवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगा, मीन्स कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लग रहा, सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी? 0 0 हो जाएंगी। समझ आ गया? सेकेंड, आपने कहा कि 1 न्यूटन फोर्स लगाएंगे। अब मैंने क्या कहा था कि अगर 1 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो पीछे की तरफ कितना लगेगा? क्या देखिए बेटा, मैं कहता हूं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 5 न्यूटन लग रहा है, मतलब ये कहता है कि जब हम आगे की तरफ फोर्स लगाते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाता है। जब हम 1 न्यूटन फोर्स आगे की तरफ लगाएंगे तो पीछे भी कितना लग जाएगा? 1 न्यूटन। आप ये नहीं कह सकते कि सर पीछे 5 न्यूटन लगेगा। ऐसा थोड़ी है कि एक ब्लॉक रखा है, आप उसको आगे खींच रहे हो, आपने थोड़ा कम फोर्स लगाया तो पीछे भागना शुरू कर देता है। ऐसा नहीं, वो वहीं पर रेस्ट में रहेगा। मतलब आपने 1 न्यूटन फोर्स लगाया तो यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कितना लगा? 1 न्यूटन। नेट क्या आ गया? 0 0। समझ आ गया? अगर आप ये कहते हो कि सर हम 2 न्यूटन लगाएंगे तो भी कितना लगेगा? 2 न्यूटन 0 0। आपने कहा कि हम 3 न्यूटन लगाएंगे तो भी कितना लगा? 3 न्यूटन 0 0, क्योंकि नेट फोर्स 0 होगा तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। आपने कहा कि हम 4 न्यूटन लगाएंगे तो कितना लग जाएगा? 4 न्यूटन। अभी भी क्या रहेगा? 0। आपने कहा कि हम 5 न्यूटन लगाएंगे तो कितना लगेगा? 5 न्यूटन। कितना हो गया? 0 0, क्योंकि 5 न्यूटन तक क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। अब क्या देख रहे हो? 1 2 3 4 5, इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो सेल्फ एडजस्ट होता है। क्या होता है वो? सेल्फ एडजस्ट, अपने आप ये कहोगे सर 5 न्यूटन से डिक्रीज करके 4 न्यूटन दोबारा करें तो ऑटोमेटिक 4 हो जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन ऑटोमेटिक एडजस्ट होता है, इसलिए इसका नाम क्या होता है? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, एक बात याद रखना, स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब आप ये कहोगे कि हम और बढ़ा देते हैं, आपने कहा कि 6 न्यूटन कर देते हैं। जैसे 6 न्यूटन करेंगे तो मेरे हिसाब से चलना शुरू होगा। भाई 5 न्यूटन से ज्यादा होते ही क्या होगा? ये तो ब्लॉक मूव करना शुरू करेगा, और मूव करना शुरू करेगा तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा फिर हमारे पास? काइनेटिक। क्या लगेगा? काइनेटिक लगेगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है? 4 न्यूटन। मतलब नेट फोर्स कितना आ गया? 2 न्यूटन। और 2 न्यूटन अपॉन मास करेंगे तो कितना होगा? 1 मीटर पर सेकेंड। 2/1 मीटर पर सेकेंड। आपने कहा कि हम 7 न्यूटन लगाएंगे तो ये कितना लगेगा? 4 न्यूटन। 8 न्यूटन लगाएंगे तो कितना लगेगा? 4 न्यूटन, क्योंकि ये फिक्स होता है। अब तो ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर देता है, चलना शुरू कर देगा तो उसके बाद तो ये फिक्स हो चुका है, अब कोई चेंज नहीं आएगा। मेरी बात समझ गई कि नहीं? अब ये 4 न्यूटन ही रहेगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर 4 न्यूटन था उस समय आपने क्यों नहीं चलाया? 4 न्यूटन पर तो मान लो 0 हो गया, तो 5 पर क्यों नहीं चलाया? क्योंकि उस समय ये रेस्ट में था। तो ये एडजस्ट होता है। पहले तो मैं आपको एक ग्राफ बनाकर दिखाता हूं। यहां देखिए,
मैंने कहा ये हमारे पास है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये हमारे पास है अप्लाइड फोर्स, कैपिटल एफ और स्मॉल एफ। ओरिजिन से शुरू करते हैं। ये कहता है कि ग्राफ यूं जाता है, यूं बढ़ता है और उसके बाद नीचे आता है और यूं कॉन्स्टेंट होता है। मैं आपको बताता हूं ये क्या है। ये जो वैल्यू है ये एफ एल है, ये बात याद रखना। और ये जो वैल्यू है, ये जो नीचे आई है कांस्टेंट जो आ रही है, ये एफ के है, 4 न्यूटन। मींस फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। मैक्सिमम फोर्स बोला जाता है। मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको बोला जाता है मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये बात याद रखें, लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। और आपने कहा कि यहां से अगर आप ये वैल्यू बताते हो तो देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन कहां तक था? 5 न्यूटन तक था ना, तो ये भी 5 न्यूटन और इधर भी क्या दिखाओगे? 5 न्यूटन। मींस ये जो एंगल होगा ये हमेशा 45 डिग्री होगा, क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला था? 1 न्यूटन अपोजिट 1 न्यूटन, 2 न्यूटन अपोजिट 2 न्यूटन। मींस जितना इधर है उतना इधर है। ये हमेशा 45 डिग्री एंगल होगा, हमेशा, हर एक ब्लॉक के लिए। जरूरी नहीं है मास आप 1 किलोग्राम लेते हो, आप मास कोई भी ले सकते हो। समझ आ गया? हर एक के लिए ये एंगल कितना रहेगा? 45 डिग्री, ऑलवेज कांस्टेंट। क्लियर? और ये फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन तक बढ़ेगा, या हम कहेंगे एफ एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ये हम बताएंगे। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डजंट चेंज। वैल्यू ऑफ एफ एल does not change between two surfaces। किन्हीं भी दो सरफेस के लिए इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती, ये बात याद रखें। और अगर आप यहां ये बताना चाहते हो कि ये डैश डैश लगा कर ये कितना है, तो आप इसको बताओगे 4 न्यूटन। क्या बताओगे? 4 न्यूटन, क्योंकि ये काइनेटिक फ्रिक्शन है। आगे जो आप वैल्यू रखोगे, यहाँ 3 न्यूटन, ये 4 न्यूटन, ये आगे इसका एक्सेलरेशन बढ़ता हुआ चला जाएगा। 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस तरह से। समझ आ गया होगा भाई? तो ये हमारे पास था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या था भाई? ये हमारे पास है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। समझ आ गया? तो बेटा आप इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से पढ़ना। और इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन भी आती है, या लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बताते हैं। तो आपने लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन भी लिखना है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। सभी के पास आपने बुक मंगवा ली है और उसमें लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन लिखा हुआ है, थ्योरेटिकल है। लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के अंदर आपकी बुक में 4-5 पॉइंट लिखे हुए हैं, जो मैं आपको बता देता हूं। इट इज डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट। अभी बताया था कि दो ऑब्जेक्ट है, उनके नेचर पर डिपेंड करता है कि दो सरफेस जो कॉन्टेक्ट में उनका नेचर कैसा है। सेकेंड में कहता है कि एक्ट्स ऑलवेज टेंजेंट टू द सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट एंड अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, ये भी हम लिख चुके हैं। थर्ड पॉइंट, इट डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन ओनली एंड नॉर्मल रिएक्शन डजंट चेंज, देन लिमिटिंग फ्रिक्शन डू नॉट चेंज। तो ये भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। मेरी बात समझ गए? और the value of limiting friction is independent on area of surface of contact because it depends on normal reaction. It is independent on area of cross section. ये सब पॉइंट्स हैं बेटा, आप इनको पढ़ के देखिए। बिल्कुल सिंपल पॉइंट्स हैं, ये हमने आपसे करा दिए। अगले क्लास में हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज डिस्कस करेंगे। थैंक यू।